बहुत वर्षों पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब फल बेचने वाला रहता था। उसके पास एक टूटा फूटा ठेला था जिस पर वो फलों को बाजार बेचने के लिए जाता था। उसके परिवार में उसके बेटे के अलावा और कोई नहीं था। वो बड़ी मुश्किलों से अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन वो फल बेचने के लिए बाजार जाता है, तभी अपने बेटे से, बेटे मैं फलों को बेचने के लिए बाजार जा रहा हो, अगर सारे फल सही दामों में बिक गए तो मैं तुम्हारे खाने के लिए जरूर कुछ अच्छी चीज लेकर आऊंगा। जैसी आपकी मर्जी बाबूजी, पर आप बाजार में थोड़ा सतर्क रहिएगा। मेरे दोस्त ने बताया था आजकल बाजार में ठग बहुत घूम रहे हैं। वो लोगों को अपने जास्से में लेकर उन्हें ठग लेते हैं। मैं कहता हूँ आप रहने दीजिए, मैं आपकी जगह बाजार चला जाता हूँ। अब आपकी उम्र भी होती जा रही है पिताजी। मैं हाँ, ये तो सही कह रहे हो सत्तू, पर अभी तुम्हें बाजार के मोल भाव का ज्ञान नहीं है। तुम थोड़े और बड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगा। अभी मैं चलता हूँ, वरना बाजार पहुँचने में मुझे समय लग जाएगा। फिर रामू अपने ठेले को लेकर बाजार की ओर निकल जाता है। बाजार पहुंचकर वो ठेले को बीच में खड़ा कर देता है और जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, फल ले लो, ताजा ताजा फल ले लो। काफी समय बाद एक धनी व्यक्ति की नजर उस फल बेचने वाले पर पड़ी। अरे वाह, आज तो बाजार में बहुत दिनों के बाद एक शिकार मिल गया। ये मुझे शक्ल से मूर्ख दिखाई देता है, इसे तो मैं बड़ी ही आसानी से अपनी बातों में ले लूंगा। ऐसा सोचकर सेठ उसके पास जाता है और कहता है, अरे फल वाले भैया, ये सारे फल मुझे बेचने हैं क्या? हाँ बिल्कुल सेठ जी, मगर इन सारे फलों का पैसा कितना दोगे? तुम बताओ क्या कीमत लोगो? 10 चांदी की मोहरे। ये कुछ ज्यादा है, मैं तुम्हें इसके 5 चांदी की मोहरे दूंगा। वो भी जिस हालत में ये फल रखे हैं, मैं उसी हालत में तुमसे ये फल लूंगा। अब बताओ, ये सौदा तुम्हें मंजूर है? चलो, जैसी आपकी मर्जी, मुझे ये सौदा मंजूर है। तो ठीक है, फिर ये लो चांदी 5 मोहरे और मेरे पीछे पीछे चलो। जो आप कहें सेठ जी। पैसे लेने के बाद रामू अपने ठेले को लेकर सेठ के पीछे पीछे चलने लगता है। आज रामू खुशी की एक झलक दिखाई दे रही थी। कुछ समय बाद सेठ अपने घर पहुंच जाता है। तभी सेठ रामू से, फलों को यही रख दो और तुम जाओ। फिर जैसे ही रामू ठेले से फलों को उतारता है तो सेठ चिल्लाते हुए रामू से कहता है, मूर्ख फल वाले, ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं बस इन फलों को ठेले से उतार रहा हूँ ताकि मैं इसे लेकर अपने घर जा सकूं। अरे तुम तो बड़ी जल्दी ही शर्त को भूल गए। तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं, जब मैंने तुमसे फल खरीदे थे तब मैंने तुमसे एक शर्त भी कही थी। शर्त? कैसी शर्त? तुमने अपने फलों के साथ मुझे अपना ये ठेला भी साथ में बेच दिया था। जब उस सेठ के मुख से ऐसी बातें सुनी तो रामू के होश उड़ जाते हैं। मालिक, मुझे तो कुछ याद नहीं है। मैं तो आपको 5 मोहरों के बदले अपने ये फल ही तो बेचे थे। तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। जब फलों के खरीदते समय मैंने तुमसे कहा था कि जैसी हालात में ये फल है, मुझे वैसी ही हालत में ये फल चाहिए। ये तो तुम्हें शर्त रखते समय सोचना चाहिए। अब तो फलों के साथ तुम्हारा ये ठेला भी मेरा हुआ। मालिक, ये आप क्या कह रहे हो? कुछ तो रहम करो, मुझे गरीब पर कृपया ऐसी बातें मत कीजिए। रामू सेठ को बहुत समझाता है। उसके आगे वो बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन उस सेठ के कुछ भी समझ नहीं आता उसका, और उल्टा वो अपने आसपास के लोगों इकट्ठा कर लेता है। देख लो भाइयों, इस फल वाले की चालाकी पहले सौदा करता है और अब अपनी बात से मुखर रहा है। अब आप ही बताओ, क्या ये माफी के लायक है? नहीं नहीं, ये माफी के लायक बिल्कुल नहीं है। फिर इसके साथ हमें क्या करना चाहिए? भाई साहब, आप मेरी बात मानो तो हमें इसे मुखिया जी के पास ले जाना चाहिए। अब वो ही इसका फैसला कर सकते हैं। लोगों के कहने पर सेठ रामू को मुखिया के पास लेकर गया, जो कि वो सेठ का घनिष्ठ दोस्त था। पर इसके बारे में गांव के एक भी आदमी को नहीं पता था कि सेठ मुखिया का दोस्त है। फिर सभी लोग सारी घटना के बारे में मुखिया को बताते हैं। सारी बातें सुनकर मुखिया अपने दोस्त के ही पक्ष में फैसल सुनाता है। फल वाले को उसकी पूरी कीमत मिल चुकी है। अब उसका उस ठेले पर कोई अधिकार नहीं है। तुम सब मिले हुए हो, तभी तो तुम्हें इस सेठ का छल नहीं दिखाई दे रहा। मैं सोचा था कि मुझे यहाँ न्याय मिल जाएगा, पर मुझे यहाँ भी न्याय नहीं मिला।
बेचारा रामू अपनी किस्मत को कोसते हुए अपने घर पहुंचा। आप इतना दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो पिताजी? क्या बताऊं बेटा, वैसे भी पैसों के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं था और आज मेरे हाथ से मेरो रोटी रोजी ही छिन गई। एक ठग ने बड़े ही चालाकी के साथ मेरा ठेला मुझे से छीन लिया। रामू ने सारी घटना के बारे में अपने बेटे को बता दिया। फिर सत्तू सहानुभूति दिखते हुए अपने पिता से, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, जो जैसा करता है उसे एक दिन वैसा ही फल मिलता है, भगवान के देर अंधेर नहीं। फिर दोनों बाप बेटा खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो रामू दुख की वजह से चारपाई से उठ ही नहीं पाता। ऐसा देखकर सत्तू कहता है, पिताजी आपकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, आप घर पर आराम करो। मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ और उसके पास एक ठेला पड़ा हुआ है। मैं उससे कुछ दिनों के लिए उससे वो ठेला ले आता हूँ, ताकि हमारा खर्चा तो चलता रहेगा और जो बचे कूचे फल रखे हुए हैं मैं उन्हें ही आज बाजार में लेकर जाऊंगा। अब जैसा तुमको ठीक लगे बेटे, पर बाजार में तुम उस ठग से बचकर रहना, वरना वो तुम्हें भी ठग लेगा। ठीक है पिताजी, आप मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर सत्तू अपने दोस्त के पास जाता है और उससे कुछ दिनों के लिए ठेला ले लेता है और अपने घर जाकर फलों को उस पर रख कर बाजार की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही समय में वो बाजार पहुंच जाता है। हर रोज की तरह वो ठग आज भी बाजार आता है। तभी उसने फल बेच रहे सत्तू की तरफ देखा। वाह भगवान, आपने फिर आज शिकार को मेरे पास भेज दिया। कल मैंने पूरे 10 मोहरों का फायदा किया था और आज फिर मुझे ऐसा ही मुनाफा होगा। सेठ ऐसा सोचकर सत्तू के पास जाता है। अरे भाई, कितने पैसों में दिए हैं ये सारे फल? चांदी की 10 मोहरे सेठ जी। ये तो काफी महंगा सौदा है, कुछ कम बढ़ती नहीं करोगे क्या भाई? जी हुजूर, आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपको 8 मोहरों में ये सारे फल दे दूंगा, इससे कम नहीं है। अगर लेने हो तो बताओ। ये लादका तो मुझे चालाक दिखाई पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी इसकी सारी चालाकी बाहर निकल दूंगा। सेठ इतना सोच ही रहा था, तभी सत्तू कहता है, क्या हुआ हुजूर, अगर आपको ये सौदा मंजूर नहीं है तो बताओ, मैं किसी और को आवाज लगाता हूँ। ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है। मुझे ये फल जैसी हालत में रखे हैं वैसी ही हालत में मुझे वो फल चाहिए। धनी सेठ के इतना बोलते ही सत्तू समझ जाता है कि ये वही ठग है जो मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाता है। आज इस सेठ को अपनी चतुराई की भारी कीमत चुकानी होगी। सत्तू इतना सोच ही रहा था कि तभी वो ठग बोल पड़ता है। अरे भाई, थोड़ा जल्दी बताओ, मेरे पास पालतू समय नहीं है। मुझे ओए भी बहुत काम हैं जो कि मुझे करने हैं। जी हुजूर, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त है। आप भी मुझे मोहरे वैसी ही हालत में देंगे जैसी मी वो है। सत्तू के इतना कहने पर सेठ सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसे अपने चालाक दिमाग पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब ज्यादा समय मत बर्बाद करो, जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो, ये सारे तुम्हें मेरे घर लेकर जाने हैं। फिर सेठ सत्तू को अपने पीछे चलने को कह देता है। बेईमान सेठ, आज तुम्हारी सारी चालाकी तुम पर ही भारी पड़ने वाली है। आज तुम्हें मेरे झाल से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा सोचकर सत्तू सेठ घर पहुंच जाता है। मालिक, ये फलों को कहाँ रख दूं? अरे मूर्ख लड़के, तुमने मेरे से क्या सौदा किया था, तुम भूल गए क्या? अरे नहीं सेठ जी, मैं अभी ठेले को साइड में लगा देता हूँ। सत्तू ठेले को साइड में लगा देता है और सेठ से कहता है, आपका किया मैंने पूरा किया सेठ जी, अब आप भी मेरी मोहरे दे दीजिए। हाँ जरूर, अभी देता हूँ। फिर सेठ सत्तू को मोहरे देता है। तभी सत्तू, ठहरिए हुजूर, आपने सौदे के अनुसार मुझे सेब फलों के साथ मेरा ठेला भी ले लिया, पर आप भूल गए क्या? मैंने भी आपसे एक शर्त मांगी थी जिसे आपने स्वीकार किया। मैंने आपसे कहा था कि मोहरे जिस हालात में होंगी मुझे वैसी ही हालत में चाहिए। शर्त के अनुसार वो अब आपके हाथ में है, तो मुझे मोहरों के साथ आपका एक हाथ भी चाहिए। लाइए सेठ,
मुझे अपना एक हाथ दीजिए, अब देर क्यों कर रहे हो? सत्तू की ऐसी बातें सुनकर सेठ के होश उड़ गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे ही घर आकर मुझसे इस प्रकार की बातें कर रहे हो। कहता हूँ निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो अब तुम्हारे साथ नहीं होगा सेठ, क्योंकि अब मैं मोहरों के साथ आपका एक हाथ तो आज मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। इतना कहकर सत्तू जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। अरे सुनो सुनो गांव वालों, मुझे इस बेईमान सेठ से न्याय दिलवाओ। हे भगवान, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए, इसने तो मुझे आफत में डाल दिया। अरे बेटा सुनो तो, एक बार मेरी बात सुनो। अब सेठ जी, मैं आपकी बात तभी सुनूंगा जब आप अपना एक हाथ काट कर मुझे दे दें। अरे बेटा तुम मेरे हाथ को छोड़ दो, मैं तुम्हें इसके बदले 10 चांदी की मोहर, वो तुम्हारा फलों सहित थैला भी वापस कर दूंगा। सेठ के इतना विनती करने पर भी सत्तू अपनी जिद पर अड़ा रहा। लगता है ये आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मेरे लाख समझाने पर भी ये अपनी जिद पर ही अड़ा है। सत्तू और सेठ का शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहां आना शुरू हो गए। इधर सत्तू भी उनको सारी घटना के बारे में बताना शुरू कर देता है और अंत में, अब आप लोग ही बताइए, मुझे मोहरों के साथ इस सेठ का एक हाथ भी मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, जरूर देना चाहिए सेठ। कल तुमने भी एक गरीब का फलों के साथ उसका ठेला रख लिया था, फिर आज तुमको भी अपना एक हाथ इस लड़के को देना ही होगा। हाँ हाँ जरूर देना होगा, वरना हम इसको पकड़कर मुखिया जी के पास लेकर चलेंगे। हाँ भाइयों, बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। मुखिया का नाम सुनते ही सेठ के मुख पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ठीक है भाइयों, मैं अपनी मर्जी से ही मुखिया जी के पास चलने को तैयार हुआ। मुझे पूरा भरोसा है मुखिया मेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। फिर लोग सेठ और सत्तू को लेकर मुखिया के पास पहुंचते हैं। मुखिया सेठ का घनिष्ठ था, इसलिए सेठ को पूरा भरोसा था कि वो सब कुछ बड़ी ही आसानी से ठीक कर देगा। मगर जब सत्तू ने सारी घटना के बारे में बताया तो वो भी आश्चर्य में पड़ गया। अगर मैं अपने मित्र का पक्ष लेता हूँ तो सभी लोग मुझे अधर्मी और न्यायहीन समझेंगे। अगर ये बात महाराज तक पहुंच गई तो वो मुझे कारागार में डाल देंगे। मुखिया ये सब सोच ही रहा था कि मुझ गरीब के साथ न्याय कीजिए मालिक, और मुझे इस सेठ से न्याय दिलवाइए। सारी घटना को बारीक से देखने पर पंचायत इस मुकदमे पर पहुंची है कि इस लड़के की मांग जायज है। पर बेटे तुम सेठ का एक हाथ लेकर क्या करोगे? मेरी मानो तो सेठ तुमको जो भी दे रहा है तुम उससे थोड़ा और बढ़कर ले लो। नहीं नहीं मालिक, मुझे तो शर्त के हिसाब से ही सेठ का हाथ चाहिए और कुछ नहीं। मुखिया सत्तू को बहुत समझाता है, तब जाके सत्तू, ठीक है मुखिया जी, अगर मुझे एक हाथ के बदले में 100 चांदी की मुर्दा दी जाए तो मैं सेठ का हाथ नहीं मांगूंगा। इतना सुनकर सेठ बोल पड़ता है। नहीं मुखिया जी, मैं ये शर्त नहीं मान सकता। ये कीमत बहुत अधिक है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अगर ये कीमत इसके एक हाथ से ज्यादा है तो आप मुझे कृपया कर कर इस सेठ का एक हाथ दिलवाइए। मुझे देर हो रही है घर पे, मेरे पिताजी भी मेरी राह देख रहे होंगे। बेचारा मुखिया अपने मित्र के बचाव में कुछ न कर सका, क्योंकि वो मौका ही कुछ ऐसा था। इसलिए उसको मजबूरन सेठ से कहना पड़ा, सेठ अब तुम अपना एक हाथ काट कर इस लड़के को दो, अन्यथा 100 चांदी की मोहरें, यही मेरा आखिरी फैसला। मुखिया के मुख से ऐसी बातें सुनकर सेठ के तो मानो होश ही उड़ गए। उसे अब कोई भी बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसे मजबूरन 100 चांदी की मोहरें सत्तू को देनी पड़ती है। फिर सत्तू उन मोहरों को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और घर पहुंचकर सारी घटना के बारे में अपने पिता को बताता है। तभी मैं सोचूं कि तुमको इतना समय कैसे लग गया। आज तुम्हारी सूझबूझ के कारण ही उस ठग को उसकी करनी का फल मिल गया। वो यह भूल गया था कि जैसा बीज हम बोते हैं हमें एक दिन वैसा फल भोगना पड़ता है। आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी बहादुरी से बेटा। फिर सत्तू अपने मित्र के पास जाता है और उसे नया ठेला खरीद कर दे देता है। इस तरह से अब वे सभी खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगे।